नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष। नमस्कार। मनीष, शुरुआत बंगाल चुनाव से करते हैं। बिल्कुल। आज़ादी के बाद से भारत में जब से चुनाव हो रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत है पहले चरण में बंगाल में जो मतदान हुआ है। इसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं हैं, उत्तर प्रदेश में भी चर्चाएं हैं। और आप देखेंगे जिसको कहते हैं कि पान की दुकानों पर भी बात हो रही है। तो पान की दुकानें तो अब उतनी नहीं रही, लेकिन बात इसकी हर जगह हो रही है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर अगर आप खड़े होकर होनी भी चाहिए। तो आंखें खुली की खुली रह गई हैं लोगों का। आज का लोगों ने आज सवेरे अखबार देखा। 93 हाँ, लोग वोट डाल देंगे, 93 लोग वोट डाल देंगे। मुझे तो ऐसा याद आ रहा है अनुराग, कई बार, अब उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, तकनीकी रूप से मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन कई बार ऐसा सुनने में आया कि किसी बूथ पे 90% से ऊपर पोल हो गया तो वहां री इलेक्शन हो जाया करता था। की मांग कर देते थे रिपोल की मांग कर देते थे। बैलेट छापे गए। एक समय वो भी था, लेकिन चुनाव आयोग की मेहनत, SIR का ये एक नतीजा है। वोट कितने गलत कटे सही कटे ये अन्य मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये है कि जेन्युइन वोटर बचे हैं। फर्ज करिए कि मैं लखनऊ में हूँ, मेरा वोट दिल्ली में भी हो, बिहार में भी हो और उत्तराखंड में भी हो, तो मैं एक सरप्लस आदमी हूँ ना। हाँ, जैसे शुरुआत के जो 60 लाख नाम कटे थे उसपे बहुत डिस्प्यूट नहीं था। हाँ, वो वही वोटर थे जो कई जगह थे। अच्छा देखिए, यूपी बिहार में 65% वोटिंग होती थी। तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपी बिहार में 60-65% वोटिंग हुआ करती है। उस समय भी बंगाल में 82-85% वोट पड़ता था। वोट तो बंगाल में औसत पड़ता रहा है 80 के ऊपर। दक्षिण केरल वगैरह में भी वोटिंग अच्छी होती है बिल्कुल, थोड़ी सी। लेकिन 93% की उम्मीद तो कम लग रही थी। किसी को नहीं थी। अब ये मतदान किसकी तरफ जाएगा ये एक अलग बहस है, उसको लेकर भी बहस नहीं, सबसे ज्यादा इसी पे चर्चा चल रही है। और इसीलिए पोलिंग के दूसरे ही दिन कलकत्ता में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उन्होंने कहा कि 5 तारीख को अंग बंग और कलिंग तीनों जगहों पे उड़ीसा जीत चुकी है, बिहार में सरकार बना चुकी है, जिसको वो अंग बोल रहे हैं। बंग मतलब बंगाल में वो सरकार बना लेंगे, और कलिंग उड़ीसा जहां उनकी सरकार बन चुकी है। तो ये उन्होंने कहा है। इसके अतिरिक्त भी अमित शाह ने वहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। नहीं, हमारे लिए तो पूरा बंगाल ही टफ था। 3 ही सीट थी हमारी। हमने ऐसे कई राज्य हैं जहां सीधी सरकारें बनाई। आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, ढेर सारे राज्य हैं ऐसे। और ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हम 77 सीटों की पीठ पर बैठे हैं। यहां से सरकार बनाना बहुत सरल है। और सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है। इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। आप भी भाजपा के लिए वोट कर दीजिए, आपका योगदान रजिस्टर्ड हो जाएगा। बैठिए। तो पूरे जोश खरोश में भारतीय जनता पार्टी अनुराग दिख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो हुगली में नौकायन का भी, बंगाल चुनाव में तो इस बार वोटिंग के साथ ये बात जुड़ गई है। वरना भारतीय जनता पार्टी में कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं। बिल्कुल, और हमेशा चुनाव के आखिरी पल तक मोमेंटम बनाए रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अगली खबर पर आ जाते हैं। पीएम मोदी आज हुगली में नाव पर थे, बहुत वायरल हो रही है तस्वीरें उनकी। बिल्कुल। और उन्होंने गंगा को नमन किया, हुगली पर काफी वक्त बताया। लेकिन 28 तारीख को वो उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं। अपने जहां से वो सांसद हैं, अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में भी रहेंगे। और वहां आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सफाई अभियान चलाया और कहा कि बंगाल में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के लिए बहुत सारी घोषणाएं करेंगे वगैरह वगैरह। और गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ को जोड़ता है प्रयागराज से गंगा के किनारे शहरों को, उसका भी प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना है। यानी ये पीएम का जो दौरा होगा, और चुनावी साल है चूंकि ये, तो दौरे, शिलान्यास और सब चीजें मिलके बड़ी हो जाती है। देखिए, 29 तारीख को वोटिंग खत्म हो जाएगी बंगाल में और 27 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। यानी 27 तारीख की शाम 5 बजे के बाद बंगाल में जितने भी लीडर्स हैं किसी भी पार्टी के जो वहां गए हैं, सब घर आओ लौट चले। बिल्कुल, आप लौट चले। और 28 तारीख को नरेंद्र मोदी अपने संसदीय से सीधे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब बंगाल के बाद तो नेक्स्ट टारगेट क्या है? यूपी है। और वहां तो सरकार बनानी है, यहाँ सरकार बचानी है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इस 2 दिवसीय दौरा 28 तारीख को महिला आरक्षण बिल से संबंधित मामले पर भी वो संबोधित करेंगे।
तमाम योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी होगा, लेकिन 29 तारीख वाला कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ सभी अफसरों वगैरह ने हरदोई के मल्लावा में उसका कई बार निरीक्षण वगैरह हाँ, सब करके बिल्कुल। हेलीपैड वगैरह सब, विमान पट्टी वगैरह सब चेक कर ली सब गई चेक है कर लिया गया और है। ये सब आमद रफ्त मनी शुरू हो चुकी है। आज भी केंद्रीय मंत्री गृह, एक लाइन में जिक्र कर दूं, हाँ, शिवराज सिंह चौहान लखनऊ में है और एक सम्मेलन है वहां पर उत्तर क्षेत्रीय, उसमें है। हाँ। तो यानी कि अब ये मंत्रियों का आना जाना, प्रधानमंत्री का आना अब जाना यूपी बढ़ेगा। में चैन नहीं मिलेगा अफसरों को वीआईपी प्रोटोकॉल से। एक खबर पर और भी चर्चा कर लेते हैं मनीष। नोएडा में एटीएस ने 2 युवकों हाँ। को गिरफ्तार किया है। एक का नाम समीर खान है, दूसरे का नाम हिजबुल्ला खान बताया जा रहा है और वो अपने को तुषार भी लिखते थे ट्विटर मीडिया हैंडल्स वगैरह पे, ऐसा पुलिस का कहना है। इसमें ये आया है कि ये पाकिस्तानी गैंगस्टर से बात करते थे और इसी के जरिए जो है आईएसआई के संपर्क में थे। और एक इसमें दिलचस्प बात ये है कि पुलिस ने ये कहा कि एक को इसमें ये काम दिया गया था कि टीटीएच लिखिए आप दीवारों पर। हाँ। मैंने थोड़ी तलाश शुरू की कि ये कौन सा काम हुआ, तो उसका मतलब ये था कि तहरीके तालिबान हिंदुस्तान। अच्छा। तो फिर मुझे समझ में आया, इसको लेके शायद डीजीपी ने भी कुछ कहा है। डीजीपी ने इस पे जो बयान दिया है पहले वो सुन लेते हैं। अनुराग, राजीव कृष्णा ने क्या कहा? एटीएस के द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, आतंकवादी पकड़ा गया है। ये तुषार उर्फ हिजबुल्ला और समीर, ये 2, एक मेरठ का रहने वाला है और एक दिल्ली का रहने वाला है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि ये पाकिस्तान के कुछ कुख्यात गैंगस्टर्स के संपर्क में थे। उन गैंगस्टर्स से संपर्क करके उन्होंने जो टास्क उनको दिए थे, उन टास्क को पूरा करने की प्रक्रिया में थे। एटीएस की जो इंटेलिजेंस विंग है, उनकी जो सर्विलेंस विंग है, उनको ये जानकारी मिलने पर उन्होंने ये ऑपरेशन माउंट किया और उस ऑपरेशन के तहत ये दोनों पकड़े गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इनका पीसीआर लेकर के इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी, जिसमें आगे के और साक्ष्य मिलने के और आगे की और जो इनके कुकृत्य हैं उनके बारे में जानकारी होने की पूरी संभावना है। संपर्क में थे, वही एक तरह से इनका हैंडलर था और उसके बारे में भी जानकारी की थी। नहीं, देखिए ऐसा है, मतलब ये तो मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि ये एटीएस की सक्रियता का प्रमाण है, क्योंकि इंटेलिजेंस के बेसिस पर, सर्विलेंस के बेसिस पर किसी घटना के होने से पहले ही उसको पकड़ लेना, ये इस प्रकार की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी सक्रियता दर्शाती है और इसी प्रक्रिया के तहत वो एसटीएफ और एटीएस काम करती है। अभी सभी पहलुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी तो वो उसको शेयर किया जाएगा। देखिए, जब पहले नोएडा हिंसा में पाकिस्तान की बात आई थी तो उस समय इसको कुछ लोगों ने हंसी मजाक में उड़ाया था, जैसे कि विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने, जो कि नोएडा में एक सपा के प्रतिनिधि मंडल को लेकर गए थे वहां मजदूरों और जिनको चोट लगी थी उनका हाल लेने, और तब उन्होंने मजाकिया लहजे में ही कहा था। पे जब उनको रोका गया हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब तो यूपी पुलिस को, एटीएस को पुख्ता प्रमाण मिले हैं और इस मामले में इसमें एक जिक्र ये मनीष कर दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक एक्स मुस्लिम थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, पर हमला हुआ था, बड़ा चर्चित मामला था। सीएम योगी ने भी उस पर टिप्पणी की थी और उसका मारा गया था जो उसका आरोपी था। एनकाउंटर में पुलिस ने उसे ढेर किया था। इनकी भी ये योजना थी कि ये एक्स मुस्लिमों को निशाना बनाएंगे। एक्स मुस्लिम मतलब जो इस्लाम धर्म छोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ बातें। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक विशेष पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो कि बहुत मुझे सरप्राइजिंग लगा। बड़े से बड़े घटनाओं पर, घटनाक्रमों पर, बड़ी से बड़ी अन्य जो अपराध की घटनाएं हैं या पुलिस की सफलता है, डीजीपी जल्दी प्रेस ब्रीफिंग नहीं करते। लेकिन नोएडा के मामले में राजीव कृष्णा जी ने प्रेस ब्रीफिंग की। ये मतलब एक मुझे नई बात लगी। और प्रेस ब्रीफिंग नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति आ जाती हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन इस बार उन्होंने कैमरे के सामने बिल्कुल। तो इससे लगता है कि कितनी बड़ी बात है, और नोएडा की जो कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, उनके लिए भी कितनी बड़ी बात है कि ये मतलब इसको वर्कआउट करना। एक छांगुर बाबा की भी चर्चा कर लेते हैं, एक समय बहुत चर्चित रहे थे। बिल्कुल। बहराइच के और बलरामपुर में तरफ गोंडा में पूरा वो आरोप है। ईडी ने भी उनके यहाँ छापेमारी की थी, धर्मांतरण और तमाम सारी
फंड वगैरह इनको आते थे, हाँ। उन पर आज ईडी ने चार्जशीट कर दी है 1400 पन्ने की। तमाम उन्होंने जो लीगल रेमेडीज लेने की कोशिश की थी, उसको अदालत में जब उन्हें राहत नहीं हाँ। मिली तो वो चार्जशीट कर दी गई है। उनमें देशद्रोह, धर्मांतरण, खाड़ी देशों से फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारे आरोप हाँ, हैं। हाँ। ये इवन SC/ST एक्ट का भी उस धाराओं का जिक्र किया बिल्कुल। गया है। तो छांगुर बाबा को राहत फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है। नहीं, राहत उनको कैसे मिलेगी? इतने सारे आरोप लदे हैं उन पे और अब तो चार्जशीट दाखिल हो गई, अब ट्रायल चलेगा, उसमें परीक्षण होगा अनुराग। परीक्षण होगा और जो थोड़ा विवरण मैंने पढ़ा उसमें बहुत हाँ। इतनी गंभीर धाराएं हैं कि अभी फिलहाल तो जमानत की संभावना हाल नहीं फिलहाल में नहीं दिखती है। नहीं नहीं। और मौसम की भी थोड़ी बात कर लें, क्योंकि मौसम की भी चर्चा होती ही रहती है। बंगाल चुनाव के बाद लोग छूटते हैं तो मौसम की बात करते हैं। बिल्कुल। गर्मी बहुत है बिल्कुल और पारा बढ़ रहा है लगातार। बिल्कुल बढ़ रहा है पारा अनुराग, और फिलहाल अगले 2 दिनों तक तो इस मामले में कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। सूबे में करीब 15-16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर तापमान 44 डिग्री के करीब है, लेकिन ये जरूर है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर का पूरे देश भर में रिकॉर्ड बांदा और प्रयागराज बना रहे थे, उसमें थोड़ी 1-2 डिग्री की कमी आई है। अब उतनी ही राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में तो लखनऊ में 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने से बहुत हाल बेहाल रहा है। और फिलहाल 25 तारीख तक हीट वेव की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 26 से पश्चिमी यूपी का मौसम थोड़ा चेंज होगा। कुछ बताते हैं कि बादलों की आवाजाही शुरू होगी, लेकिन पूर्वी यूपी में तपिश और हीट वेव जारी रहेगी। 27 तारीख का जो मामला है, 27 अप्रैल को शायद हल्की फुल्की बूंदाबांदी वेस्टर्न यूपी में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अभी आप जेठ के लिए भी तैयार रहिए और जेठ के 9 तपा के लिए भी तैयार रहिए। हाहाकार मचाने से कोई फायदा नहीं है। गर्मी का दिन है तो गर्मी पड़ेगी ही। समझदारी इसमें है कि आप इसका उपाय करें, इससे बचें, बीमार न हो। चलिए मनीष, आप जो गर्मी पड़ेगी, गर्मी के लिए तैयार रहिए। उसमें जो बीच बीच में आप बदली बरखा की बात कर रहे थे, मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा था। लेकिन फिर भी आप लोग हीट वेव से बच के रहिए, हाइड्रेट रहिए। इसी के साथ यूपी की सुर्खियों में आपको इजाजत दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।